ओके। आज के इस जश्न आज़ादी के दूसरे दिन के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोगों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज़ादी की इस पूर्व संध्या में मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत इन शब्दों के साथ करना चाहती हूँ। ये देश हमारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और इंसानियत के राह पे आगे बढ़े। हमारे देश का झंडा पूरी आन बान और शान के साथ लहराता रहे और विश्व के मानस पटल पर भारत एक सितारे के रूप में, अमन के सितारे के रूप में उभरे। जय भारत, भारत माता की जय। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर में मैं मनोज कृष्णन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसने आज जिन्होंने हमें आज के इस प्रोग्राम को करने का अवसर प्रदान किया। हमारी आज की खास मेहमान हैं सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, और आपका हार्दिक अभिनंदन मीनाक्षी जी। हाथ जोड़ के नमस्कार आपको। मैंने ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज मैं आपके समक्ष बैठकर और आपके साथ मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको आगे भी सुन चुकी हूँ हमारे एशियन लिटरेरी फेस्टिवल के प्रोग्राम के अंदर में, और आपकी सुगम सरल और फराटेदार हिंदी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो आज के इस कार्यक्रम में अगर मेरे से हिंदी में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे प्लीज माफ करिएगा। तो मीनाक्षी जी के बारे में मैं अपने श्रोताओं को कुछ बता दूं। आपकी इजाजत हो तो मैं प्रोग्राम शुरू करूं मीनाक्षी जी? जी जरूर। तो मीनाक्षी नटराजन जी एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं और मंदसौर से एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर NSUI के साथ शुरू किया और बाद में ये यूथ विंग की प्रेसिडेंट हुई और विमेन विंग का भी कार्यभार इन्होंने संभाला। गांव के साथ इनका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है। मंदसौर के किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए इन्होंने कई आंदोलन उसमें किए हैं। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करी है और ये लॉ की भी बैचलर्स डिग्री है। इनकी पढ़ाई इंदौर से हुई है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना मीनाक्षी जी? जी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, अपना अपना कुरुक्षेत्र। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया और इनकी सभी रचनाएं जितनी भी हैं अधिकतर वो हिंदी में होती हैं और ये नियमित रूप से दिल्ली के नवजीवन साप्ताहिक स्तंभ में लिखती हैं। इसके अलावा एक मासिक पत्रिका में भी हर माह लिखती हैं। तो आज मुझे ये कार्यभार संभाल दिया गया है कि मैं आपसे कुछ बातचीत करूं, कुछ प्रश्न पूछूं। तो आपकी इजाजत के साथ मैं ये शुरू करती हूँ। तो मैंने आपका प्रोफाइल देखा था और मैंने पाया कि आप बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ में आप कानून की स्नातक हैं। तो आपने वकालत का विषय क्यों चुना और उस समय आपके मन में क्या विचार थे इनको लेके जब आपने इसे चुना? तो जो हमारी महिलाओं के लिए भी एक उत्साहन का बायस बने, तो प्लीज बताइए। तो ये उस समय की बात है जब मेरा बायोकेमिस्ट्री का MSc का जो करियर कोर्स था वो पूरा हो चुका था और तब तक मैं कुछ हद तक छात्रों के बीच में काम करती थी। एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में आने के विषय में भी एक संकल्प बनता जा रहा था। तो मैं ये मानती थी कि जो हमारे मुक्ति संग्राम का मुख्य लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज है और संविधान उसका मानचित्र है। बिना संविधान के हम पूर्ण स्वराज हासिल ही नहीं कर सकते।
और जी संविधान की जो प्रस्तावना के मूल शब्द हैं वो मैं समझती हूँ कि वो 8 पिलर्स की तरह हैं, स्तंभ की तरह हैं। जी संप्रभुत्व संपन्नता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, समता, न्याय, बंधुता और आजादी। इसके बिना हम उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो स्वतंत्रता तो पहला जी बिल्कुल। सोपान था, उसको मैं हमेशा कहती हूँ। पूर्ण स्वराज हमारा लक्ष्य है। हम्म और हमारा जो संग्राम था वो मुक्ति संग्राम था, वो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी। क्योंकि तंत्र स्व का अच्छा। हो भी जाए तब भी हम्म पूर्ण स्वराज हम्म तक एक सफर होता है, हर देश का एक सफर होता है और उस सफर में हमें बढ़ना था। तो मुझे जी इस बात का एहसास होने लगा कि कानून के विषय में और संविधान के विषय में जागरूक होना बहुत जरूरी है। और उसी सोच के साथ उस वक्त ये पढ़ाई की थी। ये तो सही बात है कि अ, पहले तो ये भी सोचती थी कि वकालत भी करेंगे, सनद भी हासिल की थी, लेकिन वो वकालत उस रूप में नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोगों हाँ की पैरवी करने का अधिकार जरूर मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने एक बार दिया। और मैं मानती हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व तो चलो एक हम्म बार उन्होंने अवसर दिया, लेकिन लोक सेवा के संकल्प की डोर से उन्होंने मुझे हमेशा के लिए बांध लिया। लेकिन वो बांध कानून दिया। की हाँ जो जी समझदारी है वो हमेशा काम आती है और वो बहुत जरूरी है। किसी भी एक सशक्त नागरिकता को अगर बिल्ड करना है, निर्माण करना है, तो उसके लिए हम्म संविधान और कानून को की समझ बहुत जरूरी बहुत जरूरी। सही कहा आपने। तो इसका मतलब आज की हर नारी को भी अगर जागरूक रहना है, भले वो प्रैक्टिस करे ना करे, मगर एक कानून की समझ जरूर होनी चाहिए। है। जी बहुत अच्छा। निश्चित। तो तो मेरा दूसरा प्रश्न आपके आपसे है कि आपने NSUI ज्वाइन किया था, तो उसके पीछे आपका क्या विजन था, और ये हमारे श्रोताओं को आप बताइए, और ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। और आप बहुत क्लोजली अटैच रही हैं रूरल एरियाज में, गांव की मिट्टी के साथ, गांव के किसानों के साथ, गांव के लोगों के साथ। तो उनको हेल्प करने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए, क्या क्या आंदोलन या मेजर्स उठाए, आप इसके बारे में हमें जरूर थोड़ा सा बताइए, कुछ घटनाएं या जो भी आप बताना चाहें, प्लीज। तो जब NSUI ज्वाइन किया था, उस समय और आज में बहुत सोच में भी बहुत अंतर है। आप जानते जी। ही हैं कि वो एक 18-19 से 22-23 साल का जो नौजवान मन होता है हाँ हाँ। वो यंग माइंड्स, यस। स्वभावतः मतलब स्वभावतः विद्रोही होता है। और मैं भी हाँ ऐसे ही थी, विद्रोही अच्छा। स्वभाव की। और हाँ तो आपका उस ये वक्त तो विद्रोह ऐसा घर लगता से है शुरू कि हो गया सभी था क्या? चीजों को वो परिवर्त हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हर हर तकरार की शुरुआत तो घर से ही होती है। घर से ही होती है। लेकिन जी जी। लेकिन और मैं हमेशा जब भी अब विश्वविद्यालयों में जाती हूँ, बातचीत होती है, तो मैं प्राध्यापकों को कहती हूँ कि विश्वविद्यालय जो है, दे आर एक्चुअली सेफ स्पेस टू रिबेल। एंड यस। वो बहुत हाँ हाँ। जरूरी है। किसी भी हम्म व्यवस्था में एक हम्म। संरक्षित स्थान विप्लव का होने की बहुत हाँ हाँ आवश्यकता हाँ है। हाँ 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 क्योंकि जब हाँ तक हम मौजूदा चीजों को चुनौती नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ हाँ। गैलीलियो ने तो चुनौती नहीं दी होती तो हम वैज्ञानिक हम्म तरक्की नहीं करते। तो रिबेल का हर मतलब क्षेत्र कि में, एक किस्म हर से अगर हम क्षेत्र इसको में पॉजिटिव लें तो गोल को परस्यू करने वाली बात हो गई ना? नहीं, उसके साथ साथ वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा चीजों को ज्यों का त्यों अपनाने के बजाय उस पर सवाल खड़े करना। जी अगर जी। हमने किसी चीज को वैसे का वैसे लिया तो वो एक तरह हम्म, का अंधानुकरण है। हाँ हाँ और अच्छा जी। लेकिन आप अगर सवाल करते हैं, अगर हम्म। आप चुनौती देते हैं, आप अपने आप को भी रोज चुनौती देते हैं, तो आप एक दिशा लेते हैं और फिर वो तरक्की बिल- का एक माध्यम बनता है। बनता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सही उस कहा। उम्र की बात थी। हम्म। और उस उम्र में
ये लगता है कि अपने अलावा सब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात ये यस, हुई मेरे साथ कि ये आपने बहुत वो जो इम्पोर्टेंट बात कही है कि तो अपने उस अपने के वक्त अलावा वो जो सबको बदलना अधैर्य चाहिए। होता है, जी। हाँ, उस वक्त ऐसा ही हम्म, मानसिकता होती। मगर हम्म, वो हम्म, अधैर्य जो उस उम्र में था, वो काफी मतलब धीरे धीरे स्थिर हुआ, क्योंकि उन्हीं दिनों गांधी जी को बहुत गहराई से पढ़ने का, समझने का की शुरुआत हुई। तो ये समझ जी, में आया कि दरअसल बदलना तो खुद को है। खुद जो को। भी बदलाव हम जी। दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत अपने हम्म, आप में होती है। जी, तो जी, उसने जी। बहुत थामा। लेकिन एनएसयूआई ने मुझे बहुत अनुभव दिया, बहुत सिखाया। देश जी। भर के अलग अलग विभिन्न सुदूर जिलों में जाने का अवसर मिला। ये वही समय था जब हम्म, मैं अरुणाचल प्रदेश हम्म, गई, नागालैंड गई, देश हाँ, के हाँ, दक्षिण के सुदूर इलाकों में गई, हम्म, छात्रों के बीच में बातचीत हुई। तब एक फिर शिक्षा के व्यावसायीकरण और शिक्षा के करिकुलम में किसी भी तरह के किसी भी तरह से करिकुलम को कैसे पंथ निरपेक्ष रखा जाए, इसके विषय हम्म, में एक व्यापक समझ तैयार हुई। और जी, छात्र नेतृत्व को हम कैसे सकारात्मक दिशा में दे सकते हम्म, हैं, इसके बारे में हम्म, सोचा। हम्म, लेकिन ये मैं आपको कह सकती हूँ कि वो सब बहुत शुरुआती बात थी। मेरी जो जी, असली शिक्षा हुई वो मंदसौर जाकर हुई। जी, इसीलिए ओके। शायद वो अपने अपने कुरुक्षेत्र भी कभी लिखा नहीं होता अगर मंदसौर नहीं हम्म, होता। हाँ, तो हाँ, 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 मंदसौर ने मुझे बहुत सिखाया, मंदसौर के किसानों ने जो जी, सिखाया, हम्म, मंदसौर के हम्म, गांव ने मुझे जो सिखाया, हम्म, उसका कहीं कोई मतलब मुकाबला नहीं है। तो जो जी, आपने कहा कैस कि गांव में जब हम हम्म, जाते हैं तो शुरुआत में तो बहुत सोच कर जाते हैं कि हम उन्हें कुछ सिखाएंगे, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हम उनसे बहुत कुछ सीख कर लौटते हैं। सीखते हैं। और फिर जी, जी, कम्युनिटी के जी, साथ काम करने की एक समझ तैयार होती है, और वो समझ जी, काम आती है। जी। तो ऐसी कुछ कोई खास घटना जिसके बारे में आप बात करना चाहें, गांव के से लेके जुड़ी हुई, किसानों से लेके जुड़ी हुई कोई ऐसी बात सो या कोई बिल्कुल, घटना? मैं क्योंकि मेरी तो पूरी परवरिश शहर की है, जी, जी, बचपन से। और हाँ, घर वही में एक कोई बहुत बड़ा किसानी की अंतर। पृष्ठभूमि का हाँ, नहीं। जी, जी। तो हम्म, किसान के पृष्ठभूमि का कोई नहीं है, गांव के भी पृष्ठभूमि का कोई हम्म, नहीं है। हम्म, तो जब गांव गए तो पहली बार किसानों की जो सामने जो उनका जो जीवन होता है, उसको समझने का अवसर मिला। आप विश्वास जी, नहीं करेंगे कि लगने लगा कि हमारी जो दूसरी चीजें हैं वो कितनी छोटी हैं इनके सामने। जो किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है, जी, पता चलता है हाँ, कि एक रात में ओले गिर गए और पूरी फसल अगले दिन हाँ, सुबह नाश हो गया और नष्ट हो हाँ, गया। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, उसके अंदर वो एक नैसर्गिक संत होता है कि वो अगले दिन उसको हकवा कर और अगला फिर अपनी कार्रवाई करता है। कार्रवाई तो करता है, किसानों के दाम मतलब को लेकर, आगे बढ़ो। जी, हमने एक बड़ा एक्सरसाइज किया और जी, कोशिश की कि किसान के फसल को, उसके दाम को सही तरह से आका जाए। और उसके जी, लिए एक लंबे स्तर पर हम लोगों ने सबने प्रयास किया। उन्हीं दिनों गांव में, बहुत सारे गांव में दलितों के प्रति आज भी जो भेद हम देखते हैं, उसका मैंने अनुभव किया कि किस तरह से आज भी कहीं ना कहीं वो भेद चल रहा है, और अभी भी दलितों के साथ वैसा समता का व्यवहार नहीं है जैसा कि होना चाहिए। होना और चाहिए। उसी समय फिर मैंने सामाजिक न्याय के दिशा में पहल की और कोशिश की। हम लोगों ने सबने मिलकर, उस समय में मेंबर पार्लियामेंट भी थी, तो वही स्टैंडिंग कमेटी को भी चुना। और फिर आने वाले समयों में कुछ बदलाव भी हुए, कुछ कानून भी बने, और वो काम आया। और आज भी जब भी मंदसौर जाते हैं तो इन मुद्दों पर काम करने की कोशिश करते हैं, और जी, निश्चित तौर पर एक बेहतर समझ तैयार हुई है। कोई ऐसी घटना जो आप भूली ना हो गांव को लेके,
जिसे आप बताना चाहें या आपके अगर जी। जहन में है तो कुछ बताइए। बिल्कुल। शुरू की ही बात है। मतलब मैं दो घटनाएं आपके सामने रखूंगी। एक तो जी। मंदसौर की है और एक फिर आजकल मैं देश भर के 5वीं अनुसूची के सारे जिलों में यात्राएं कर रही हूँ। कोविड के जी। कारण अभी थोड़ा स्थगित करना पड़ा है, लेकिन निरंतर घूमी हूँ, तो उसके विषय में भी एक घटना आपको जरूर बताऊंगी। जी। जी। मंदसौर में मैं जब मेंबर पार्लियामेंट थी और एक दिन ऐसे ही यात्रा पर थी, तो गांव में गाड़ी में जा रही थी, तो एक महिला ने मुझे, सावन गांव की महिला ने मुझे रोका और मुझे रोककर शिक्षा के लिए कहा। साथ में उसने एक लाइन जो कहा वो मेरा पीछा हमेशा करता है। उसने जी। कहा कि दीदी, अगर मुझे आपकी तरह शिक्षा मिली होती तो मैं भी आपकी जगह होती। अरे वाह, और क्या बात है, मुझे आज तक मैं वो लाइन भूल नहीं पाती। बोली नहीं। और मैं मानती हाँ। हूँ कि अगर अवसरों की समता रही होती तो निश्चित तौर पर बहुत सी महिलाएं, क्योंकि वो देश की आधी आबादी है, तो उनकी जी। पूरी सहभागिता देश को मिलना जरूरी है। तो एक तो ये घटना मैं जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपके जरिए सबके सामने। दूसरा, मतलब हर पिछले दिनों औरत मैं बस्तर में थी और अपॉर्चुनिटी बहुत सारे चाहती है। गांव का दौरा किया। हम्म। जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल निश्चित। और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो किसी से कम नहीं है। वो काम नहीं। मतलब अपने आप को साबित कर सकती हैं। और उनका निश्चित तौर पर योगदान समाज निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में और देश के निर्माण में जी। हमें मिल सकता है। दूसरी घटना बिल्कुल। बस्तर की है। हम लोग गांव में थे और सबके लिए चाय बनी, तो चाय में दूध नहीं था, जबकि उनके घर में, गांव में आदिवासी लोग थे, सबके उनके घर में गाय थी। तो मैंने उनसे जनरली पूछा कि आप लोग चाय में दूध नहीं लेते हैं, तो आपके पास तो गाय है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गाय का दूध बछड़े के लिए होता है। अरे। तो वो जो जनसमाज का जो जो प्रकृति के साथ संबंध है, संबंध, वो हाँ। बहुत ही प्यारा संबंध है। वो प्रणय और विनय का संबंध है। वो हमें बिल्कुल आदिवासी बिल्कुल। समाज से निश्चित तौर पर सीखने की जरूरत है। और ये दो घटनाएं मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब विचारणीय चीज है कि गाय का दूध बछड़े के लिए है, पहले उसको जी। पूरा मिले, उसके बाद ही किसी और को मिले। बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल। और औरतें भी हमारी, मतलब चाहे गांव की हो, शहर की तो हम बात नहीं करते हैं, गांव में हर औरत चाहे पढ़ी लिखी ना हो, मगर उन सब में तजुर्बा इतना होता है कि अगर उनको मौका मिले तो वो किसी से पीछे नहीं हो सकती, अपने गांव की रूपरेखा को बदलने की हिम्मत जी रखती हैं गांव की औरतें। जी। तो जी इस जीवन में तो हर किसी के साथ है कि अपने कार्य क्षेत्र में हर किसी का अपना 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 संघर्ष होता है। और आपने जो अपनी पुस्तक लिखी है, अपना अपना कुरुक्षेत्र, नाम भी बहुत सटीक सा है। तो इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इससे संबंधित मुझे हमें कुछ बात आप साझा करिए। आप खाली गद्य में ही लिखती हैं या पद्य में भी लिखा है आपने? जी। बेसिकली तो गद्य लिखती हूँ। जी। लेख लिखा करती हूँ, निबंध, लेख और अनुभव जी। लिखे हैं। फिर कहानी की शक्ल में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जी। नियमित जी। तौर पर जी। संडे नवजीवन के लिए लिखती हूँ। एक बच्चों की द्वैमासिक पत्रिका है साइकिल, उसके लिए भी कई बार लिखती हूँ। एक तारा पब्लिकेशंस की ओर से वो छपती है। तो जी। जब जी। अपने अपने कुरुक्षेत्र लिखा, तो शुरू में मतलब सोचा नहीं था कि वो एक उपन्यास का रूप लेगा। जी। अपने अपने कुरुक्षेत्र में पहला जो उसका चैप्टर है सत्यवती को लेकर के है। और सत्यवती का मैंने करीब मतलब 2013-14 में लिख लिया था। और फिर अच्छा। ऐसा हुआ कि वापस उसे मतलब देखा ही नहीं और आगे नहीं बढ़ी बात। 15-16 अच्छा। पृष्ठ लिखे गए और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि नहीं काम हो पाया आगे।
मगर 16 में मैंने उसे वापस लिखना शुरू किया। तो जी। वो सत्यवती जब पूरा किया तो ये सोचा था कि इसे एक लंबी कहानी के तौर पे किसी पत्रिका में देंगे। तब सोचा नहीं था कि अन्य चरित्रों को लेकर और इसे एक पूरे उपन्यास के तौर पर लिखेंगे। अच्छा। मगर लिखकर खत्म करते करते ये ख्याल आया कि पूरा ही क्यों न लिखा जाए। तो फिर कुंती के विषय में सोचा, फिर गांधारी के विषय में। ये उन्हीं दिनों की भी बात है जबकि मुझे रात का ट्रेन चित्तौड़ से लेना पड़ता था। तो स्टेशन से जैसे ही वो ट्रेन बाहर निकलती तो वो चित्तौड़ का किला दिखाई देता था, और चित्तौड़ का किला दिखता था तो फिर वो मीराबाई वहीं की थी, और कहीं ना कहीं वो एक प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क में रहता था। शायद कई बार कहते हैं ना, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। जी जी जी। तो वो शायद वही होगा। हाँ। तो फिर उनकी दृष्टि से कृष्ण को देखना शुरू किया। फिर सोचा कि क्यों न उनकी समकालीन स्त्रियों पर लिखा ही जाए, विस्तार से लिखा जाए। जी तो इस सोच के साथ फिर वो आगे बढ़ा और फिर उसने उपन्यास की शक्ल ली। फिर अंत में मैंने सोचा कि उसमें वैसे तो सभी नारी चरित्रों का संवाद की तरह है, पूरा उपन्यास संवाद शैली में लिखा गया है। जी सभी स्त्री पात्रों का भीष्म से संवाद है, और अंत जी। में फिर अच्छा। मुझे लगा कि वो भीष्म और कृष्ण के संवाद के बिना वो समाप्त नहीं हो सकता। तो जी। फिर वो अंतिम अध्याय जो है वो भीष्म और कृष्ण का संवाद है, और फिर वो समाप्त होता है। तो आपने इसका मतलब कि इसको माइथोलॉजी से भी जोड़ा है, जैसे महाभारत और कृष्ण और मीरा। जी तो ये हमारे जो हैं ग्रंथ हैं, इन सब का भी वो लेके और आज के परिवेश में जो आपकी प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, तो उसको आज के उससे जोड़ते हुए और आपने माइथोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है इसके अंदर में। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। जो और पूरी किताब है वो जी कहिए। पूरी पूरी जो किताब है वो महाभारत पर आधारित है। जो अच्छा। वेदव्यास ओके। की महाभारत है उसको हाँ हाँ। मैंने उसकी कहानी को बिल्कुल बदला नहीं, उसको नहीं छेड़ा। ओके ओके। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो मेरा है। जी और सारे जी। नारी चरित्रों को आज के संदर्भ में हम कैसे ओके। देखेंगे, और अच्छा। उस घटनाएं उस काल की हैं, और हम्म कहानी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम्म आज के संदर्भ में हम अ, उन स्त्री चरित्रों को कैसे देखेंगे या कैसे पढ़ेंगे, हम्म क्योंकि हम्म। जाहिर है कि किसी भी ग्रंथ का उस काल के मुताबिक ढलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ ये हाँ। तो कालजयी ग्रंथ हैं, लेकिन ग्रंथ है बिल्कुल। उनको अगर आज के संदर्भ में हम पढ़ेंगे तो हम उसे ज्यादा हम्म हम्म समझ पाएंगे, उसके प्रति अपनी हम्म। समझ को बढ़ा पाएंगे। हाँ हाँ, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं महाभारत और रामायण तो पढ़ी ही हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मगर उसको आज के संदर्भ में, आज के पात्रों के साथ में जोड़ना, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो पढ़ते हुए हम कहीं पीछे भी जाएंगे और फिर आगे भी आएंगे। जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पढ़ी नहीं है आपकी किताब, मैं पढ़ना चाहूंगी। ये आपसे सुन के ही मैं उत्सुक हो गई हूँ कि मुझे ये किताब पढ़नी है। तो जी इसी से जुड़ा जरूर। एक और प्रश्न है कि किसी भी की पुस्तक को लिखने के अंदर में कई दिक्कतें, मुश्किलें, या कोई भी काम भी ले लीजिए, दिक्कतें, मुश्किलें या उससे रिलेटेड कुछ अनुभव होते हैं जो कि हमें रोकते हैं, बाध्य करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं। तो ऐसे करते करते आपकी जो यात्रा रही इस किताब को लेके, जरा उसके बारे में हमें बताइए। तो इस किताब को लेकर जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में तो सत्यवती के किरदार को लेकर लिखा, हाँ। कुछ पन्ने लिख भी दिए। फिर वो सब वो आधे से ज्यादा तो ट्रेन के सफर में लिखा। और मतलब आपने समय का मतलब सदुपयोग बहुत अच्छे से कुंती किया। का भी कैरेक्टर हाँ, ज्यादातर ट्रेन के सफर में लिखा। जी लेकिन ये भी हुआ कि
और सत्यवती वाला तो कुछ हद तक लिखा, लेकिन इस तरह के उपन्यास को लिखने का पहले का कोई अनुभव नहीं था। और फिर मेरे विषय भी वो नहीं रहे हैं, साहित्य विषय को लेकर पढ़ाई नहीं की है, लेकिन रुचि हमेशा साहित्य में बहुत गहरी रही है। तो जब शुरू में लिखा तो मुझे महसूस हुआ, जब लिख दिया 30-32 पन्ने लिख लिए, मुझे महसूस हुआ कि कहानी में ठहराव नहीं है। तो कहानी में जब तक कोई ठहराव नहीं आए तब तक केवल गति से बात नहीं बनती। गति तो बहुत जरूरी है। कोई भी कहानी शुड बी अ गुड रीड, उसको आप पढ़ने बैठो तो वो बुक आप नीचे न रखो, ये जरूरी है। लेकिन जब हम कोई मतलब कोई पुराने हमारे अपने देश की मान्यता प्राप्त ग्रंथों में से किसी को लेकर लिख रहे हैं तो उसमें एक ठहराव बहुत जरूरी है। तो फिर उसकी कोशिश की कि उसको कैसे करें, उस पर थोड़ी जद्दोजहद की। फिर उसके बाद ये भी बात थी कि उस वक्त की जो पितृसत्तात्मक उस वक्त का जो समाज था और आज भी है, उस पर सवाल खड़े करने बहुत जरूरी थे। क्योंकि आज भी हमारी सारी जो सोच है, हमारा सारा जो नजरिया है वो पितृसत्तात्मक होता है। मतलब इनफैक्ट आप देखते ही हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों ने कहा कि हमने अपने घर में काम में हाथ बटाया। मतलब आपने मान लिया है कि वो काम तो स्त्री का है, आपका नहीं है, आपने किसी और के काम में हाथ बटाया। तो ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, उस पर भी सवाल खड़े करने जरूरी थे। लेकिन ये भी संतुलन रखना जरूरी था कि हम उस पीरियड पर लिख रहे हैं तो उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसको पार नहीं कर सकते। फिर साथ में ये भी बात थी कि क्योंकि संवाद शैली में था और उसमें सत्यवती तो ठीक है, उनका रिश्ता अलग था भीष्म से, लेकिन गांधारी और कुंती तो एक तरह से उनकी कुलवधुएं थी। तो अब उस समय में अपने कुल के श्वसुर समान व्यक्ति से बातचीत को कैसे रखा जाएगा कि वो उन मान्यताओं को धक्का न पहुंचाएं, लेकिन वो सवाल भी खड़े करें। तो वो एक चैलेंज था। फिर शिखंडी वाला चरित्र लिखना मेरे लिए बहुत अपने आप के लिए भी एक बड़ा अनुभव था, क्योंकि आज भी हम अपने समाज में ट्रांसजेंडर को लेकर के तो बिल्कुल ही नहीं सोचते। तो उस समाज ने तो क्या ही सोचा होगा। तो उसको लिखने में बड़ी पीड़ा, मानसिक पीड़ा का भी अनुभव मैंने भी किया। लिखते लिखते 1-2 बार तो मैं खुद मतलब गुम हो गई कि ये मतलब क्या हो रहा है। तो वो एक बात थी। फिर जब कृष्ण को लिखना था तो पूरी तरह से आस्था मन में रखकर ही लिखना था, उसके बिना हम उनको नहीं लिख सकते। जी। अब ये तो सही बात है कि वेदव्यास का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कहीं ना कहीं हर स्त्री के अंदर में एक मीरा का एक अंश जरूर होता है कि तभी वो कृष्ण के साथ में वो एक सहेली वाला गोपी वाला जो है वो महसूस करते हैं। तो आज भी हम कृष्ण को सखा के रूप में ही देखते हैं। आपको भी ऐसा, मैं आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि बातों को करते करते आपने जब कृष्ण का रूप होगा तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को मीरा के रूप में भी जरूर महसूस किया होगा। मैं आपको सच कहूं तो मैं हर ईश्वर को मित्र रूप में ही देखती हूँ। मित्र रूप में और मुझे हमेशा लगा है कि ईश्वर हमारे मित्र ही हैं। उन्हें एक दंडाधिकारी बनाकर प्रस्तुत करने के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कि हम ये जो कई बार करते हैं ना कि मतलब ईश्वर को ये पसंद नहीं आया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। वो तो इतने क्षमाशील हैं। बिल्कुल तो मैं तो आपने कृष्ण का कहा, मैं तो राम से भी लड़ने का अधिकार लेती हूँ, छीनती हूँ और लड़ सकती हूँ। और मुझे इस बात का यकीन है कि इनमें से ये सब अपने आप में सत्य की एक यात्रा है। और कोई ये नहीं, और सत्य का कभी कोई वाद नहीं होता। सत्य कभी किसी वाद के कैद में नहीं रह सकता। सत्य का मार्ग होता है। गांधी जी का भी इसीलिए कभी कोई वाद नहीं हो सकता, मार्ग है
क्योंकि आप अपने सत्य का अन्वेषण अपनी दृष्टि से करेंगे, उन्होंने हाँ, अपनी दृष्टि से किया। हम्म, अब वो बात राम और कृष्ण पर भी लागू होती है, गौतम बुद्ध पर भी लागू होती है, नानक बिल्कुल, देव पर भी लागू होती है, हाँ, पैगंबर साहब और ईसा मसीह पर भी लागू होती है। ये जी, हमारी अपनी यात्रा है, हम उनसे प्रेरित हो सकते हैं, उनसे सीख हाँ, सकते हैं, हाँ, और उस मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन चलना हमें पड़ेगा, दूसरा नहीं चल सकता हाँ, हमारे तो हर सफर किसी को। का मार्ग और हर किसी का अपना सत्य, वो भी उसका अपना होता है। बिल्कुल अपना होता है। हम्म, इसीलिए उन्होंने तो लिखा ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। हाँ, उन्होंने माई जगत के लिए नहीं यस, कहा, वो उनके हाँ, तजुर्बे थे। बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो और ये आप इसमें से कोई अनुच्छेद या कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगी अपने श्योर, अपनी किताब में से, श्योर, जो आपको बहुत दिल के श्योर, करीब श्योर, है? जी जरूर। हमारे पास, हाँ, 10 मिनट है अभी हमारे पास। ओके। हम्म। आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सेम ईयर। बहुत अच्छा, क्योंकि आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया ना, बातचीत अच्छी तभी होती है जबकि प्रश्नकर्ता के साथ एक कंफर्ट जोन हो जाता है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके ये साथ तो अपने कंफर्ट अपने मेरा आपकी कुरुक्षेत्र का। हिंदी सुन के हो गया था। वो जो हमने तब हिंदी सुनी थी ना, मेरा कंफर्ट लेवल तब से वो हो गया था। जी, तो मैंने कहा ये मतलब मा, आप भी एक हमारे साथ एक सखा रूप में मेरे को लग रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जी जी। जी। एक्चुअली मालवा में बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है, हम्म, और उसी का असर है। तो ये कृष्ण और भीष्म का संवाद का जो चैप्टर है प्रयाण, उससे मैं ले रही हूँ। जी। और उन जो कृष्ण ने भीष्म से कहा उसको हम्म, पढ़ रही हूँ। हम्म, मैं हम्म, जीवन भर बंधन मुक्ति के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, किंतु हम्म, बाह्य बंधनों से नहीं, हम्म, भीतर मन को बांधने वाले सूक्ष्म बंधनों से मुक्ति के लिए लड़ता रहा हूँ। बाह्य बंधनों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, सारे बंधन हमारे मन की उपज है। हम बाह्य बंधनों को काटने में उलझ जाते हैं, भीतर झांकना बंद कर देते हैं। एक बार यदि चित्त का भय शून्य कर दें, तो बाहर के सभी बंधन स्वतः कट जाते हैं, खुल जाते हैं, यहाँ तक कि हम पाते हैं कि वे तो कदाचित कभी थे ही नहीं। और एक और अंश है, वो भी जरूर पढ़ूंगी। यदि देखा जाए तो असुरक्षा, लोभ, संग्रह, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, भेद, हिंसा, अहम और मोह रूपी सभी बंधन भय की ही संतानें हैं। इनकी नींव में केवल भय है और कुछ नहीं। सारे बंधनों की जड़ में भय ही तो है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, भेद, हिंसा, अहंकार तो भय रूपी वृक्ष की शाखाएं मात्र है। भय से मुक्ति पाने पर इन सारी बेड़ियों को अपने आप काटा जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और थैंक यू सरल भी है, कलिष्ठ भी नहीं है कि भाई समझ में, जी। क्योंकि आज के संदर्भ में हमें हिंदी, हम लोग तो उस दौर से हैं कि जहाँ हम लोगों ने हिंदी को पढ़ा है, मगर आज के बच्चे जो हैं वो हिंदी को पढ़ने में उनको मुश्किल वो लगती है। तो इस तरह से ये सरल हिंदी सबके लिए आसान होगी पढ़ने में। तो अब हमारा देश कोशिश तो की है कि वो सुग्राह्य जी, हो। हाँ, जी, 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 जी। तो ये अब हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, और हमारा देश जो है वो जूझ भी रहा है आज के इस आपदाओं के साथ में। तो ऐसे में आप हमारे देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाउ टू कोप अप आज के सिचुएशन में, और उनके मेंटल हेल्थ को लेके, और किस तरह से उन्हें अपना मतलब एक सामंजस्य बना के जीवन आगे लेके जाएं? तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की, और जैसा मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा था, स्वतंत्रता पहला सोपान है, अभी मंजिल बहुत दूर है। हमें स्वराज की ओर कदम बढ़ाना है।
और वो संघर्ष अभी बाकी है, और उसकी शुरुआत जी हमेशा अपने आप से ही होती है। हम जी अपने स्व का कितना विस्तार कर पाते हैं, वो उस पर निर्भर करता है। अगर हमने अपने स्व का विस्तार किया तो हम उसमें पूरे देश को देखते हैं, और देश हमसे अलग नहीं है। और देश का मतलब ही लोग हैं, देश का मतलब हाँ 130 करोड़ हाँ लोग हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। ये देश लोगों से ही उनकी आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनके सपने, उनकी परिकल्पनाओं का मिला जुला इंद्रधनुष है। उसमें हर एक के सपने की अहमियत है, जी उसमें हर एक की आकांक्षा हमारे लिए महत्व रखती है, और हर एक जी के जो अनुभव हैं, हर एक की जो आस्थाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्व है। उन सब से मिला हुआ ही हमारा सहज विवेक बोध है। जी किसी भी एक मान्यता को खारिज करने से वो नहीं होगा। हर आस्था, हर मान्यता एक संचित अनुभव है सालों का, और उसका वो साझापन ही हमें आगे लेकर जाएगा। और हम जब देश की बात करते हैं तो हम जय जगत को मन में रखकर ही बात करते हैं। और जैसा आचार्य जी विनोबा भावे जी ने कहा कि हम किसी दिन पासपोर्ट मुक्त, वीजा मुक्त विश्व की कामना करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत में वो क्षमता है कि वो इस तरह का एक नया नव स्वप्न गढ़े, और पूरे वसुधैव कुटुंबकम को सत्य करके दिखाए। उसके लिए अपने हृदय को बड़ा करे, उसमें सबके लिए स्थान बनाए, और जाहिर है कि सबके हृदय में भी फिर हमारे लिए स्थान बनेगा। जी। तो अगर आपने स्वप्न की बात करी है, तो ऐसा क्या सपना आप लोगों को देना चाहेंगे कि जिसको एक एंकर के तौर पे लेके आज का आप यूथ हैं, तो यूथ जो है वो आगे बढ़े, ऐसा कौन सा सपना आप उनको देना चाहेंगे? मैं केवल उनको उनके स्वप्न देखने की आजादी देना चाहती हूँ। वेरी गुड। उनके अपने स्वप्न वो देखें, और हर एक के स्वप्न उनके अपने स्वप्न को पंख मिले। वेरी किसी गुड, का थोपा हुआ वेरी वेल स्वप्न वो कबूल न करे, अपने स्वप्नों के बहुत सुंदर। निर्माता वो स्वयं बने। मैं भी मीनाक्षी जी मैं भी बहुत किसी के सुंदर। थोपे हुए सपने नहीं देखती। जी, ये मैंने थैंक यू। आपकी बातों में से वो स्वप्न वर्ड मुझे क्लिक कर गया, तो मैंने पूछा और आपने बहुत ही सटीक उसका जवाब मुझे दिया है। तो जी हम आपकी माता जी से, उमा नटराजन जी से, ये आपसे हटकर जरा सवाल है। उनसे हमारी दोस्ती जी जी, एशियन लिटरेरी सोसाइटी के माध्यम से हुई थी, और उनकी जो हाँ हाँ, बहुमुखी प्रतिभा है, हम तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि मैं भी इस उम्र हैरान में, होती हूँ। इस उम्र में भी वो पेंटिंग भी करती हैं, पोएट्री भी लिखती हैं, गाती भी हैं। तो इसके पीछे जो है, किसकी प्रेरणा किसको मिल रही है एक दूसरे को लेके? आपसे अगर जुड़ा जाए तो आपका कितना उनके ऊपर में प्रभाव है, उनका कितना आपके ऊपर में प्रभाव है, और आपके क्या क्या शौक हैं जिसे आप जीवन में आगे लेके जाना चाहेंगे? तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। राजनीति से हटके। जहां तक मेरी बिल्कुल, जहां तक उनका सवाल है, मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो जो एक हिंदी का शब्द बहुत अच्छा है, एक्चुअली अंग्रेजी थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो हिंदी का ही शब्द इस्तेमाल करूंगी। वो जो एक अबोधता होती है ना, हाँ इग्नोरेंस वाली अबोधता नहीं, इनोसेंस जी, वाली अबोधता, इनोसेंस, उनके हाँ हाँ अंदर वो अबोधता आज भी है। वो उसको कैसे उन्होंने हाँ आज तक जीवित रखा, ईश्वर जाने, हाँ। क्योंकि वो बहुत बड़ा वरदान है। मैं तो देखती हूँ कि आजकल तो 10-11 साल में ही वो गायब हो जाती है, बिल्कुल और बिल्कुल। इनफैक्ट लोगों को फिर उस स्थिति, उस अबोधता पे पहुंचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो हाँ वो उनके अंदर अभी भी है, और इसलिए उनकी सृजनात्मकता जो है ना, वो उनमें नेचुरली आती है, क्योंकि वो अबोधता है, उसको उन्होंने हम्म बरकरार रखा, जो बहुत हम्म बड़ी बात है। हम्म ये भी सही बात है कि पूरे परिवार में मेरी नानी भी एक बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर निश्चित रही होंगी, और उनके अपने मामा भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे।
और मेरे पिता भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको मतलब बहुत किसी को भी प्रोत्साहित करना उन्हें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखा है, किया है। तो एक तो वो बड़ा कारण है, और दूसरा मैं मतलब वो समझती जो हूँ हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है, तो उनके पीछे उनके पति हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने में। वो पीछे है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, बट मैं कह सकती हूँ कि वो उनकी आपस की साझेदारी है। तो वो अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस तरह से नहीं देखती कि ये मैं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। क्या? तो वो अच्छी बात है, वो बहुत बड़ी बात भी है। हाँ, पीछे हमने तो उनके गाने उस सुने और उनका एम्बैरेसमेंट को कन्फ्रंट करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। यस, हाँ, जी मैंने देखा है उनके प्रोग्राम, मैंने जी उनका डांस भी देखा, मैंने उनकी कविताएं भी देखी, और मैंने अपने मन में भी ये किया, मैं अगर वो कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैंने भी करना है, मुझे पीछे नहीं रहना है। हाँ बिल्कुल। हम आपके शौक के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या शौक पालती हैं अपने अंदर में, और क्या उसको आगे प्रखर आगे लेके आना चाहेंगी? लिखना तो आपका तो एक समझ तो में आ ही मैं गया है बहुत कि आपने। यायावरी। जी, कहिए कहिए तो कहिए। मैं बहुत ही एक तो यायावरी इंसान हूँ। तो मेरी यायावरी प्रसिद्ध यायावरी है, खूब मतलब घूमती हूँ। अच्छा। मतलब निरंतर यात्रा करने का शौक है। तो पैदल यात्राओं का बहुत शौक है। तो अच्छा, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, तो वो मैं परसों से कर रही हूँ। जब अरे भी समय मिलता है तो जहां खत्म करती हूँ वहीं से आगे बढ़ती हूँ। वो बहुत लंबी पद यात्रा है, बट अच्छा। बड़ा दुरूह भी है। मतलब बड़े बड़े आपको टीले पार करने हैं, पहाड़ पार करने हैं, ओ। और बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे चलना है। तो वो बड़ी खूबसूरत यात्रा तो है, लेकिन कठिन भी दुर्गम है। भी तो है। वो मुझे बहुत शौक है। अ, हम्म। दुर्गम भी है, लेकिन मुझे बहुत शौक है ट्रेकिंग का, और इस तरह के यायावरी का बहुत शौक है। ओके। तो एक ओके। तो वो है, फिर गुड। दूसरा प्रकृति को क्योंकि अलग अलग रूप में इन्हीं यात्राओं में देखने का अवसर मिलता है। तो तो प्रकृति के साथ एक रिश्ता कायम करना बहुत पसंद है। फिर ऑफ कोर्स जी। क्योंकि घर में सभी लोग गीत संगीत वाले हैं, तो गाना सुनना बहुत पसंद है। मेरा गाना गाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉलोनी वाले घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन चलिए, लेकिन मेरी हमारा बहन बहुत समय अच्छा समाप्त। गाती है। जी जी, हमारा समय बिल्कुल। थोड़ा समाप्त होने पे है। सो तो मैं एक क्विक क्वेश्चन बिल्कुल। पूछूंगी, आप एएलएस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? एशियन लिटरेरी सोसाइटी के लिए कुछ शब्द कहना तो चाहेंगी आप? जी, तो एक तो मैं समझती हूँ कि एशियन लिटरेरी सोसाइटी ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी सृजनात्मकता को वहाँ प्रस्तुत करें, और बस वो अपनी खुशबू ना खोए। जी वो जो जी। सबसे उत्तम रचना वो होती है, जो कि हम्म। ओस की बूंद जब एक सुबह सुबह किसी फूल की पंखुड़ी में गिर जाए तो जैसी होती है। तो अरे किसी वाह। संस्था के लिए भी वो नवीनता, वो नवाचार बना रहे, हाँ वो हाँ बहुत हाँ हाँ। महत्वपूर्ण बात है। खुद कई आपने क्या संगठनों बात में काम कही। किया है, कर ही रही हम्म हूँ, इसलिए हम्म मैं कहना हम्म। चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी और बात कही मुझे आपने, पूरा विश्वास है कि आप कि उसको ओस की बनाकर बूंद की रखेंगे। तरह। जी, थैंक यू। कोशिश हम सबकी यही रहेगी, और थैंक यू। आपके साथ में उम्मीद करती हूँ मुझे आगे बिल्कुल भी मिलने बिल्कुल। का मौका मिलेगा। आपसे कभी बातचीत करना चाहूंगी तो आपके मैं माता जी जरूर से टेलीफोन लेके आपसे बात करूंगी। तो जरूर, ऑलवेज वेलकम। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय कैसे पंख लगा के उड़ गया कुछ पता नहीं चला। अंत में यही कहूंगी कि ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था, ये आपकी बातचीत के साथ में बहुत सफल रहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बहुत किया। धन्यवाद। जय आपके साथ बात जगत। करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जय जय हिंद। जगत। जय जय हिंद। जी, जय हिंद। बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद। जय जगत, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।